काम से घर लौटते समय जैसे ही मैं अपना स्कूटर चला रहा था और अपने घर के दरवाजे के करीब था, मुझे रोक लिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान ने मुझे रोका वो मेरी बचपन की दोस्त निकली, जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। मैंने उसे नहीं पहचाना, इसलिए उसके मन में थोड़ी शरारत सूझी और उसने जानबूझकर मुझे चिढ़ाया। सर, आप राइड करते समय हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हैं? उसने पूछा। मैंने पलटकर कहा, इस सड़क पर इतने सारे लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो आप सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बना रही हैं? क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, उसने जवाब दिया। उसके बगल में ड्यूटी पर मौजूद दूसरी ऑफिसर अपनी हंसी रोकने के चक्कर में लगभग खांसने लगी। वो जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन आवाज निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने ऊपर देखा और एक सधी हुई, पेशेवर मुस्कान बिखेरी। मैडम ऑफिसर, मैं बस जुर्माना भर दूंगा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। इसे स्कैन करें, अपना नाम और आईडी नंबर रजिस्टर करें। पहली गलती पर बिना जुर्माने के चेतावनी दी जाती है। इसे दोबारा करेंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर कि मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरी झुंझलाहट तुरंत थोड़ी कम हो गई। भगवान का शुक्र है, मैं हमेशा से एक कानून का पालन करने वाला नागरिक रहा था। यह पहली बार था जब मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। मैडम ऑफिसर, क्या आप लोग रात के 9 बजे भी काम से फ्री नहीं होते? मैंने पूछा। सर, अगर आपने अपना हेलमेट ठीक से पहना होता तो आप मुझसे बिल्कुल नहीं टकराते, उसने तुरंत जवाब दिया। उसकी बातों से मेरी बोलती बंद हो गई। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। गुस्से में मैंने अपना फोन उसके सामने फेंक दिया। क्या इतना काफी है? ठीक है, आप जा सकते हैं। उसने मेरे गुस्से से भरे चेहरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही मैं बाइक पर अपना पैर घुमाने वाला था, उसने पुकारा, 1 मिनट रुकिए। अब और क्या है? मैंने पूछा। अपना हेलमेट पहन लीजिए। उसने मेरी बाइक की टोकरी में रखे हेलमेट की ओर इशारा करते हुए एक मददगार चेतावनी दी, वरना जैसे ही आप कोना मुड़ेंगे, मेरे सहकर्मी आपको फिर से रोक लेंगे। मैं वास्तव में इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, मैडम ऑफिसर। मैंने बड़बड़ाते हुए टोकरी से हेलमेट उठाया और बेतरतीब ढंग से उसे अपने सिर पर रख लिया। सर, आपको एक और बात याद दिलानी है, उसने अपनी बात जारी रखी। आज रात पहले ही एक अजीब मरीज से निपटने के बाद मैं गुस्से में था और अब ये जहरीली जुबान वाली ट्रैफिक पुलिस मुझे लेक्चर दे रही थी। लेकिन चूंकि मैं ही पहले नियम तोड़ रहा था, इसलिए मैं गुस्से में तो था, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका और चुपचाप उसका लेक्चर सुनने के लिए मजबूर था। बेहतर होगा कि राइड करते समय ईयरफोन न पहने। यदि आपने उन ईयरफोन की वजह से मेरे सहकर्मी को पहले आपको बुलाते हुए नहीं सुना होता, तो आपको एक अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने का अतिरिक्त आरोप लग सकता था। मैंने हार मान ली। मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अपने लगभग 30 साल के जीवन में यह पहली बार था जब मेरा सामना इतनी कष्टप्रद ट्रैफिक पुलिस से हुआ था। मैंने अपने ईयरफोन निकाले, उन्हें अपने बैग में ठूंसा, जोर से थ्रॉटल घुमाया और वहां से तेजी से निकल गया। मेरे पीछे उसने मेरी दूर जाती हुई आकृति को देखा और उसके लाल होठों पर एक मुस्कान तैर गई। कैप्टन, हमें अभी एक कॉल आई है। योंगकोंग रोड पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है। एक सहकर्मी ने उसे सूचित किया। समझ गई, चलो चलते हैं, उसने जवाब दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता अभी भी जाग रहे थे। जैसे ही मैं दरवाजे पर खड़े होकर अपने जूते बदल रहा था, मेरे पिताजी ने मेरी ओर देखा और कहा, जूलियन वापस आ गया है। मैं आ गया, मैंने जवाब दिया। आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या अस्पताल में बहुत काम था? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाए? मेरी माँ ने पूछा। मैं ठीक हूं, मैंने कहा। अभी भी उस राक्षसी ट्रैफिक पुलिस के बारे में सोचकर मेरा मूड पूरी तरह से खराब था। वापस आते समय मैं बस एक बहुत बड़े बेवकूफ से टकरा गया। मेरे माता पिता पूरी तरह से हैरान दिखे। अभी अपने कमरे में मत जाओ, बैठो, तुम्हारी माँ और मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पिताजी ने निर्देश दिया। क्या बात है माँ? पिताजी, मैंने पूछा। थोड़ा फल खा लो, हम खाते खाते बात कर सकते हैं, मेरी माँ ने सुझाव दिया। क्या तुम्हें मेरे बचपन के पुराने क्लासमेट अंकल आर्थर का परिवार याद है? मेरे पिताजी ने शुरुआत की। आपका मतलब लिटिल डम्पलिंग के परिवार से है, जो बचपन में पुरानी एस्टेट में मेरे साथ खेलती थी? मैंने पूछा। क्या लिटिल डम्पलिंग? तुम लोगों को निकनेम भी देते थे? मेरे पिताजी ने प्यार से डांटा। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता था कि वो गोरी और गोल मटोल थी, बिल्कुल एक छोटी डम्पलिंग की तरह? वो अब काफी इंप्रेसिव है। मैंने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ मजाक उड़ाया। मेरी यादों में वो अभी भी पुरानी एस्टेट के दिनों में अटकी हुई थी। वो गोल मटोल लड़की जो नए साल की पेंटिंग वाली गुड़िया की तरह दिखती थी, हमेशा मेरे पीछे पीछे चलती थी और मुझे भाई बुलाती थी। बाद में जब पुरानी एस्टेट को तोड़ा गया और हमें दूसरी जगह बसाया गया, तो हमारे दोनों परिवार अलग हो गए। हालांकि हमारे माता पिता अभी भी संपर्क में थे। मेरे पास उस समय फोन नहीं था और अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त होने के कारण मेरा उससे संपर्क धीरे धीरे टूट गया। सालों गिने तो हमें एक दूसरे को देखे हुए 1 दशक से ज्यादा हो गया था। मैं बहुत पहले ही भूल चुका था कि वो अब कैसी दिखती है। जूलियन, वह अब अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत है। मेरी माँ बीच में बोली। जरा सोचो, उसकी माँ एक मॉडल है। अभी मुझे खूबसूरत महिलाओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मैंने तेजी से एक महत्वपूर्ण जानकारी पकड़ी। पिताजी, क्या आप ये कह रहे हैं कि लिटिल डम्पलिंग एक ट्रैफिक कॉप है? मैंने पूछा। हाँ, मेरे पिताजी ने पुष्टि की। उसका स्वभाव तुम्हारे जैसा ही जिद्दी है, अपने तरीके पर अड़ी रहने वाली। उसने अपने परिवार की दौलत और शानो शौकत को छोड़कर उस तरह का कड़वा, थका देने वाला काम करने की जिद पकड़ ली। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी मेरी नौकरी के बारे में किचकिच करें।
इसलिए मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। तो माँ, पिताजी, क्या आप लोग कुछ दिनों में उनके परिवार के साथ डिनर करने वाले हैं? मैंने पूछा। कुछ दिनों में नहीं? क्या तुम्हारी कल दिन की शिफ्ट नहीं है? काम के बाद सीधे रेस्टोरेंट आ जाना, मेरे पिताजी ने कहा। अंकल आर्थर का अभी शहर के बाहर से वापस यहाँ तबादला हुआ है और वे यहीं बसने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हमारे दोनों परिवारों को एक साथ मिलना चाहिए। मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं थी, बस थोड़ी सी उत्सुकता थी कि वो अब कैसी बन गई है। मेरे माता पिता के बात करने के तरीके से लग रहा था कि वे उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो मैं कल जल्दी काम से निकलने की कोशिश करूंगा, मैंने खड़े होते हुए कहा। माँ, पिताजी, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। जाओ जाओ, अच्छे से आराम करो, उन्होंने जवाब दिया। अगले दिन काम से पहले मैं अपनी प्यारी कार लेने के लिए डीलरशिप पर गया। एक प्रारंभिक रखरखाव जांच के बाद मेरी ऑडी फिर से बिल्कुल नई लग रही थी। कार का स्टीरियो सुनते हुए मैं खुशी खुशी अस्पताल की ओर ड्राइव करने लगा। मुझे अब कभी शेयर्ड बाइक की सवारी नहीं करनी पड़ेगी और मैं निश्चित रूप से फिर कभी ट्रैफिक पुलिस के हाथों नहीं पकड़ा जाऊंगा। बस एक शब्द, रिफ्रेशिंग। मैंने चुपके से खुद से कसम खाई कि अब से मैं सभी ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करूंगा और अपनी कार की अच्छी देखभाल करूंगा। पार्किंग करते समय मैं प्यार से अपनी कीमती कार के दरवाजे के सहारे झुक गया। संयोग से इस पूरे दृश्य को उसी महिला अधिकारी ने देखा जो एक नशे में धुत ड्राइवर को जांच के लिए अस्पताल ले जा रही थी। वो जल्दी में थी और उसने पहले मुझ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी छोटी नीली कार काली गाड़ियों के समुद्र में बहुत ज्यादा स्पष्ट दिख रही थी। पॉलिश की हुई सतह से परावर्तित होती सूरज की रोशनी ने उसे देखने पर मजबूर कर दिया। मैंने कार को लॉक किया, एक धुन गुनगुनाई और आराम से अस्पताल में चला गया। वो धीरे से हंसी। टोबियास ने उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए पूछा, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, चलो जल्दी करते हैं, समय कीमती है, उसने जवाब दिया। समझ गया। टोबियास तुरंत सहमत हो गया। उसने मुझे आखिरी बार देखा। वहां डिपार्टमेंट के साइन बोर्ड पर चमकीले अक्षरों में 4 बड़े शब्द लिखे थे, इमरजेंसी सर्जिकल डिपार्टमेंट। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जूलियन वास्तव में अब एक इमरजेंसी रूम डॉक्टर बन गया था। कैप्टन, आज आपकी आंखें हर जगह भटक रही हैं। आप क्या देख रही हैं? टोबियास उसके बगल में बड़बड़ाया। काम के घंटों के दौरान चुप रहो, उसने आदेश दिया। वे दोनों अपराधी के साथ जांच के दौरान मौजूद रहे और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जल्द ही तैयार हो गई। उसने कागजी कार्रवाई पर मुहर लगाई, दस्तावेज अपने सहयोगियों को सौंपे और सब कुछ हो जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस के लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो एलिवेटर लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट के बाहर मैं अपना सफेद कोट पहने हुए और बांझ आपूर्ति स्टेराइल सप्लाईज का ढेर उठाए हुए दौड़ता हुआ आया। धन्यवाद, मैंने हाँफते हुए कहा, लिफ्ट में घुसते हुए और अपनी सांस पकड़ने के लिए दीवार के सहारे झुकते हुए। मैंने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि किस दयालु आत्मा ने मेरे लिए दरवाजा खुला रखा था। ये वो क्यों थी? कॉमरेड ट्रैफिक कॉप, क्या आप भी यहाँ डॉक्टर को दिखाने आई हैं? मैंने पूछा। उसकी नजर धीरे धीरे मेरे चेहरे से हटकर नीचे जाते हुए फ्लोर नंबर्स पर चली गई। क्या तुमने कभी किसी को पुलिस की वर्दी में डॉक्टर को दिखाने आते देखा है? उसने जवाब दिया। कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मैंने कहा, इससे पहले कि मैं आगे कहता। ओह, मुझे पता है, अपराधियों को पकड़ते समय आप जरूर घायल हो गई होंगी और आपको कपड़े बदलने का समय नहीं मिला होगा। मैं एक ट्रैफिक कॉप हूं, कोई क्रिमिनल डिटेक्टिव नहीं, उसने बेरुखी से कहा। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी बातें कितनी बेवकूफाना लग रही थीं और मैं चाहता था कि मैं उसी जगह गायब हो जाऊं। मैं इस पाखंडी ट्रैफिक कॉप से बात ही क्यों कर रहा था? क्या मेरा सिर किसी दरवाजे से कुचल गया था? माफ करना, आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया, मेरा दिमाग कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं बड़बड़ाया। कोई बात नहीं, मेरे काम को गलत समझना ठीक है, बस अपने मरीजों का गलत डायग्नोज मत करना, उसने सहजता से जवाब दिया। मेरी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि मैं पलटकर कुछ कहता, लिफ्ट की घंटी बजी। हम पहली मंजिल पर पहुंच चुके थे। मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। जब वो दूर जा रही थी तो मैंने उसे अस्पष्ट रूप से यह कहते सुना, कार काफी अच्छी है, सुनिश्चित करना कि ट्रैफिक नियमों का पालन करो। उसका क्या मतलब था? उसने आज सुबह मुझे देखा था? वो ताना मार रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, उसकी दूर जाती हुई पीठ को घूरता हुआ और दांत पीसता हुआ। तो क्या हुआ अगर तुम एक ट्रैफिक कॉप हो? मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, ठीक है? तुमने मुझे एक बार पकड़ लिया, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे दूसरी बार पकड़ सकती हो। बस तुम इंतजार करो और देखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर एक दिन तुम ड्यूटी पर हुई और हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ गई तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत करूंगा। अस्पताल से निकलने के बाद वो टोबियास के साथ पुलिस स्टेशन वापस चली गई। टोबियास ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहने के लिए बेताब हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, उसने मांग की। टोबियास चौंक गया और सीधा बैठ गया। रिपोर्टिंग, कैप्टन। क्या उस डॉक्टर के साथ आपका कोई चक्कर है? कौन सा? उसने पूछा। वही जिसे आपने कल पकड़ा था। क्या वो लिफ्ट में मिला वही डॉक्टर नहीं है? बिल्कुल वही इंसान। एक अधिकारी के रूप में मेरे सालों के तेज ऑब्जर्वेशन के साथ मैं निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता। साथ ही वो हैंडसम है। मैंने इतना हैंडसम डॉक्टर कभी नहीं देखा। वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसने शांति से कहा। क्या आप मुझे 3 साल के बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हैं? यह स्पष्ट है कि उसने आपको नहीं पहचाना।
मुझे बताइए, क्या आपको पहली नजर में प्यार हो गया और आपके मन में कोई गुप्त इरादे हैं? लाल बत्ती पर पहुंचते हुए उसने जोर से ब्रेक मारा और टोबियास को मौत की घूर कर देखा। डरा हुआ टोबियास तुरंत खिड़की के पास सिकुड़ गया। हम कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। क्या यह पूरी तरह से सामान्य नहीं है कि उसने मुझे नहीं पहचाना? उसने पलट कर कहा। तो आपने उसे कैसे पहचान लिया? कैप्टन, आपके इरादे नेक नहीं हैं। उसने मजाक उड़ाया। तुम छोटे शैतान, तुम बहुत कुछ जानते हो, है ना? अब मेरा विश्लेषण करना शुरू कर रहे हो। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। यदि आप नहीं बताना चाहती तो भूल जाइए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उसने कहा। उसके चेहरे पर अचानक थोड़ी शर्म आ गई। मुझे वो पसंद है। कैप्टन, इतना बड़ा राज जानने के बाद आप मुझे चुप तो नहीं करा देंगी? अगर मुझे पता होता कि ये इतना विस्फोटक है तो मैं पूछने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेता। क्या तुम्हारे दिल में मेरी यही छवि है? उसने रूखेपन से पूछा। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल हमारी ट्रैफिक पुलिस स्क्वाड का रोल मॉडल हैं। ठीक है, बहुत सवाल हो गए। वापस स्टेशन जाओ और कड़ी मेहनत करो, उसने आदेश दिया। मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूं, टोबियास ने वादा किया। शाम को काम से छूटने के बाद उस विशिष्ट ट्रैफिक पुलिस के प्रति नाराजगी मन में लिए मैं रेस्टोरेंट के लिए जल्दी निकल गया। प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हुए एक वेटर ने मुझे प्राइवेट कमरों की ओर निर्देशित किया। हालांकि थोड़ी ही दूर पर एक परिचित आकृति मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मैंने अपनी आंखें मली, ये सोचकर कि मैंने गलत देखा है। वो महिला बिल्कुल उसी ट्रैफिक कॉप की तरह क्यों दिख रही थी? मैं सच में हैरान था। पिछले 2 दिनों से मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों चल रही थी? मैं जहां भी जाता वो मुझे हर जगह क्यों मिल रही थी? इससे भी बुरी बात यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो सीधे प्राइवेट रूम 208 में गई। मेरे कदम तुरंत जम गए। सर, क्या बात है? वेटर ने पूछा। मैंने अनजाने में जोर से थूक निकला। क्या आप लोगों के पास यहाँ सिर्फ एक ही रूम 208 है? बिल्कुल, हम यहाँ चीजों को जोन ए या जोन बी में अलग नहीं करते हैं, बस यही एक है। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मैं खुद को दिलासा देता रहा। शायद मैंने गलत देखा था। शायद वो अंकल आर्थर के परिवार की कोई रिश्तेदार थी। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर बैठे 5 लोगों को देख रहा था। मेरे माता पिता और अंकल आर्थर के जोड़े के अलावा वो युवा महिला भी थी। अंकल, आंटी, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। मैंने उसे जानबूझकर नमस्ते कहने से बचते हुए अभिवादन किया। बिल्कुल देर नहीं हुई, आओ बैठो, अंकल आर्थर ने कहा। हम जानते हैं कि तुम दोनों काम में व्यस्त हो। भोजन के लिए एक साथ मिलना आसान नहीं है। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई और देखा कि केवल एक खाली सीट ठीक उसके बगल में थी। मेरे पास कड़वा घूंट पीकर उसके बगल में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए उसका परिचय कराया। जूलियन, ये एलारा है। क्या तुम इसे पहचान नहीं पा रहे हो? अंकल आर्थर ने हंसते हुए बीच में कहा। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं वे बहुत बदल जाती हैं। वो अब बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन जूलियन बचपन से लेकर बड़े होने तक वैसा ही ऊर्जावान है। मैंने इसका एक शब्द भी नहीं सुना। मैंने सिर्फ एक महत्वपूर्ण जानकारी पकड़ी। मेरे सामने बैठी महिला जियांग परिवार की बेटी एलारा थी, मेरी बचपन की दोस्त जिससे जूनियर हाई स्कूल के बाद संपर्क टूट गया था। मैंने एक गहरी सांस ली। क्या तुम लिटिल डम्पलिंग हो? मैंने पूछा। एलारा ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की, लगभग न के बराबर मुस्कान थी। बहुत समय बाद मिले, जूलियन। मेरा दिल बैठ गया। मैं खाली नजरों से उसके चेहरे को घूरता रहा। यह बिल्कुल उस रात जैसा ही था, अभी भी उतना ही खूबसूरत, सिवाय इसके कि ड्रेस पहनने से वो बहुत अधिक कोमल और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। उनका काफी बदल गई है से क्या मतलब था? ये ऐसा था जैसे उस अतीत की गोल मटोल छोटी लड़की को पूरी तरह से किसी और ने बदल दिया हो। अगर उसने कुछ नहीं कहा होता तो मैं कभी इस इंसान को एलारा के रूप में नहीं पहचान पाता, चाहे आप मुझे पीट पीट कर मार ही क्यों न डालते। मेरी माँ ने हंसते हुए चिढ़ाया। जूलियन एक बेवकूफ की तरह क्यों घूर रहा है? माँ ने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना। एलारा बड़ी होकर और भी खूबसूरत हो गई है। मुझे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। जब बड़े बुजुर्ग शराब डाल रहे थे और शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहे थे, मैं थोड़ा झुका। क्या तुम सच में लिटिल डम्पलिंग हो? गारंटीड असली, उसने जवाब दिया। उस दिन सड़क पर जब तुमने मुझे रोका था, तुमने मुझे तुरंत पहचान लिया था। मैंने आरोप लगाया। मुझे हमेशा से पता था कि वो तुम हो, उसने स्वीकार किया। तो तुमने ये जानबूझकर किया। तुमने ये भी कहा कि मेरी किस्मत खराब है और तुमने मेरे ड्राइविंग स्किल्स का व्यंग्यात्मक मजाक उड़ाया। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जब हम बच्चे थे तब तुमने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं की। बड़ा भाई? जूलियन, तुम मुझसे बस कुछ ही मिनट बड़े हो। कुछ मिनट भी बड़ा ही होता है। चलो अभी मुझे भैया बुलाओ। मुझे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया था जिसे मैं उस पर रौब झाड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। एलारा ने मुझे एक गिलास जूस डालकर दिया। थोड़ा पीच जूस पियो और अपना मुंह बंद रखो। ये लिटिल डम्पलिंग अब बचपन की तरह बिल्कुल भी क्यूट नहीं रही। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच में उसके गाल खींचना चाहता था। हम दोनों को फुसफुसाते और चुपचाप बातें करते देखकर मेरे पिताजी ने पूछा, तुम दोनों इतनी खुशी से किस बारे में बात